स्टूडेंट्स कैसे हैं। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज की क्लास में मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। जैसा कि हमने आईसीए 1872 शुरू कर रखा है, उसी के संदर्भ में मैं आगे बढ़ती हूँ और आज का टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एक चीज हमेशा क्लियर कर देती हूँ मैं आपको, जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात आए आप मान लेना इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो इंपॉर्टेंट पिलर है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आगे वॉइड और वैलिड बनने के लिए, अगर वो वॉइड है तो क्यों है और वैलिड है तो क्यों है, इसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर काम करते हैं और उन दो पिलर्स के नाम है, एक है कैपेसिटी और एक है कंसेंट। तो कंसेंट भी अपनी जगह उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कैपेसिटी, और कैपेसिटी भी उतना ही है जितना कंसेंट है। तो दोनों को मैं अलग अलग वीडियो में कवर करूंगी। आज मैं कवर करती हूँ कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चीजों की उनकी क्षमता होनी चाहिए पार्टीज की। उसी के लिए मैं सबसे पहले आपको याद दिला देना चाहती हूँ, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था 1872 एक्ट का, तब मैंने आपको एक केस लॉ बताया था और ये केस लॉ जो है वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है कि आज शताब्दियों तक इसको आज भी याद किया जाता है। इस केस लॉ को ये माइलस्टोन हो गया है और ये हुआ था 1903 में, मतलब 100 साल से भी ऊपर, 115 साल 17 साल हो गए हैं और आप देख लो आज भी हम इसे याद कर रहे हैं। कोई तो खास बात है। फिर से रिकॉल करवा देती हूँ आपको इस केस लॉ के बारे में, क्या हुआ था इसमें धर्मोदास घोष वर्सेस मोहरी बीवी केस लॉ था ये, और कोलकाता का केस है, 1903 में हुआ था ये। इसमें धर्मदास घोष जो था उसने अपने मदर के जेवर एक ब्रह्मदत्त नाम के जो मनी लेंडर था उसको उसने मॉर्गेज पे रखे थे और 20,000 रकम लोन पे उठाई थी और उसने धर्मदास घोष ने दे भी दिया था। लेकिन जब इसकी मदर को पता चलता है, मोहरी बीवी को, तो ये पता चलता है कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय उसका बेटा तो 17 साल और कुछ महीने का था। इसका मतलब वो माइनर था, मेजर था ही नहीं। बस इसी चीज को आधार बना करके उसने केस फाइल कर दिया था अपने बेटे और उस ब्रह्मदत्त के अगेंस्ट पे, और ये कहा उसने, कोर्ट से एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरे जेवर मुझे वापस लौटाए जाए। इस समय मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, इस केस में क्या हुआ था, 20,000 लोन सैंक्शन किया था और उसमें से 8,000 ब्रह्मदत्त ने धर्मोदास को दे दिया था उसी समय। तो जब केस फाइल हुआ तो ब्रह्मदत्त ने एक ही चीज कही कि ठीक है, 20,000 का लोन तो आप मेरे से जो लिया था उसमें आप कहते हो जेवर मैं वापस करूं, क्योंकि जिस पार्टी को मैंने दिया था वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में नहीं आती थी, तो कम से कम वो 8,000 रुपए तो मेरे लौटाए जाए जो मैंने दे दिए थे। बस यहाँ पे ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जब एक माइनर के साथ केस आप कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर करते हो तो एक चीज ये याद रखो कि वो वॉइड एब इनिशियो है, और वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है एट द बिगिनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, पूरा नल है ना, नल एंड वॉइड है। तो कोर्ट ने कहा, जो प्रीवी काउंसिल थी उसने ये कहा कि एक तो जेवर तो वापस दिए जाएंगे मगर 8,000 रुपए वापस लौटाए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लौटाए जाएंगे? क्योंकि अगर आपने माइनर को कोई बेनिफिट दिया है तो वो बेनिफिट कभी भी वापस नहीं लौटाया जाता। तो मेरे हिसाब से आपको ये केस लॉ अगर याद आ जाता है तो आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने केस लॉ को आपको रिकॉल करवा दिया है और एक चीज का आपको हमेशा सजेशन दूंगी, अगर केस लॉ याद हो तो उसे जरूर अपने आंसर में हाईलाइट करके आओ और उसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर लिख के आओ, ताकि कि आपके आंसर का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपने देखा मैंने आपके सामने दो सेक्शन लिखे हैं, सेक्शन 10 और सेक्शन 11, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक नया शब्द आपको मैं मेरे इस वीडियो में बता रही हूँ, वॉइलेबल। आपने वॉइडेबल पढ़ा होगा, वॉइड पढ़ा होगा, वैलिड पढ़ा होगा, इनवैलिड पढ़ा होगा। आज मैं आपको एक नया शब्द बता रही हूँ, वॉइलेबल। और वॉइलेबल को हिंदी में बोलते हैं उल्लंघनीय, यानी उसको उल्लंघन करना किसी चीज को। तो वॉइलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ये डिपेंड करेगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो जो हमारा 1872 आईसीए है, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसका सेक्शन 10 इस चीज को कवर करता है और वो ये कहता है सेक्शन 10 कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ, ये जो इफ है यहां से आप ध्यान देना शुरू कर देना है आपको, इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void,
ये सारी चीजें इसमें कवर हो गई। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो साइलेंट फीचर पढ़े थे हमने, ये सारी चीजें इसमें कवर हो गई है। इसके आगे एक और बात कही गई है सेक्शन 10 में, नथिंग हेयर इन कॉन्ट्रैक्ट शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे भारत में लागू हुए हुए कानून है उसके विपरीत होती हो, एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसिवली रिपील्ड, और कोई भी ऐसी बात ना हो जो रद्द कर देती हो, बाय विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन राइटिंग, जिसको हमें लिख करके काम करना जरूरी था, और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस और एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी जब भी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा हो और एविडेंस की जरूरत हो या विटनेसेस की जरूरत हो और उसे राइटिंग में लिखना जरूरी हो, कोई भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात ना आ जाए जो इस बात को ही रद्द कर देती हो या फिर हमारे भारत में जो लागू कानून है उसके विपरीत जाती हो। अगर ऐसा होता है तो वो वायलेबल जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी भारत में लागू किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी एसेंशियल चीज को आप उल्लंघन नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं वॉयलेबल। और वॉइडेबल अलग चीज है। वॉइडेबल में तो कोई किसी पक्षकार को पीड़ा हुई और वो अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है कि इसको वो वॉइड में कन्वर्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि वॉयलेबल कॉन्ट्रैक्ट भी कोई चीज होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल होती है, और ये कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई भी बात शामिल ना हो जाए जो हमारे किसी भी भारत के लागू हुए कानून को या तो वो उल्लंघन करती हो या वो रद्द कर देती हो। अगर ऐसा करती है तो वो वायलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे। ठीक बात है। ये तो हो गया सेक्शन 10, जिसके आगे मैंने आपको बताया ये नेचर के बारे में बात करता है, यानी वायलेबल होगा या वॉइड होगा। ठीक बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, केस लॉ की बात हम कर चुके हैं, तो अब सेक्शन 11 जो है वो इसी के बारे में बात करता है कि कैपेसिटी क्या है। मैं इसको भी बताती हूँ आपको कि सेक्शन 11 हमको ये कहता है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर एक व्यक्ति के पास वो क्षमता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हु, अब यहाँ पे हु से चेंज हो रही है चीजें, ध्यान देने की बात है। हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कानून उसके ऊपर लागू होता है, यानी जिस कानून के लिए वो सब्जेक्ट है उस कानून के हिसाब से उसने मेजॉरिटी एज अटेन कर ली हो, यानी उसकी मेजॉरिटी एज हो गई हो। एंड हु इज साउंड माइंड, जिसका मस्तिष्क पूरा स्वस्थ हो, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। जिस कानून के तहत, जिस लॉ के तहत वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, उसके हिसाब से उसको अयोग्य घोषित ना किया हुआ हो। ये कहते हैं हर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है जो कानून उसके ऊपर लागू हो रहा है उसके अनुसार, एक तो वो मेजर हो, माइनर ना हो, दूसरा वो साउंड माइंड का हो, और तीसरा उसी कानून, जिस कानून का वो सब्जेक्ट है उसी कानून के अनुसार वो जो है डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर्ड ना हुआ हो, क्वालिफाइड होना चाहिए। ये तीन बातें हैं। जबकि मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल तीन बात याद रख लेते हैं कि एक तो माइनर नहीं कर सकता है, एक अनसाउंड माइंड वाला नहीं कर सकता है, और जो डिक्लेयर्ड है डिस्क्वालिफाइड वो लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये भूल जाते हो, अंडर द लॉ इन विच ही हु इज सब्जेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लिख के आते हो डेफिनेशन या सेक्शन लिख के आते हो, और ये जो अधूरी सी लिख के आते हो ना, उसमें नंबर कट जाते हैं, मिलते नहीं है, और आप सोचते हो कि नंबर मिल जाने चाहिए क्योंकि आपने सेक्शन तक भी कोट किया है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलवाना चाहती हूँ, नोटिस में लाना चाहती हूँ कि आप जब भी सेक्शन की बात करते हो तो पूरी बात लिखो, और उस सेक्शन में दी गई हर एक शब्द का बहुत गहरे मायने होते हैं, उस किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, टू विच लॉ, अंडर विच लॉ हु इज सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखने की है। तो ये सेक्शन 11 ने कवर किया है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि यानी कि सेक्शन 10 और 11 जो है, ये दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैव आउटलाइन द फॉलोइंग एसेंशियल्स एज टू हु कैन एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉम्पिटेंसी क्या होगी एक व्यक्ति की कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, ये बातें कवर करता है सेक्शन 10 भी और सेक्शन 11 भी। तो इसको अगर एक समराइज करें तो ये कहता है तीन बातें हैं, एक अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, दूसरा साउंड माइंड, और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट।
अब थोड़ा सा इन सबको अलग अलग पढ़ लेते हैं। जरा सा मैंने जैसे आपको ये वायलेबल भी बता दिया, वाइड भी बता दिया। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंसी की बात हुई है, सबसे पहले कहते हैं कि मेजॉरिटी एज की बात कर रहा है, तो एक बात हमेशा याद रख लेना, आप जब मेजॉरिटी की बात करते हैं तो आप जनरली ये सोचते हैं कि एक वो व्यक्ति जो 18 साल की उम्र ले चुका हो वो तो है मेजर, और जो 18 साल की उम्र तक नहीं आया हो वो है माइनर। देखो जनरल केस में ये सब ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आता है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात बता दें आपको, अभी हमने आपको बताया कि जिस एक्ट के तहत, जिस कानून के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, वो कानून क्या कहता है कि मेजॉरिटी एज किसको कही गई है। ठीक बात है। जैसे अगर मैं अभी आपको कहना चाहूं कि एक व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी मतलब खत्म हो गई है, प्रॉपर्टी है मगर वो व्यक्ति खत्म हो गया है, और उसका एक बेटा है जो कि 20 साल का है, क्या वो 20 साल का व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल हो सकता है, 20 साल का है वो हो सकता है। नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ये कहता है कि जो हमारा गार्जियन एक्ट है, वो गार्जियन एक्ट ये कहता है, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है, वो ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का गार्जियन बनने के लिए आपका 21 साल कम से कम मेजॉरिटी एज है। अभी मैंने कहा मेरे एग्जाम्पल में 20 साल है, और 20 साल के हिसाब से आपने तो 18 साल का कैलकुलेशन कर दिया। यहाँ पे अब आपको इसका ट्विस्ट पता चलेगा कि 18 साल हमेशा नहीं लागू होगा, डिपेंड करता है किस कानून के तहत। तो अगर आप गार्जियन बन रहे हो तो आप नहीं बन सकते 20 साल के लिए, क्योंकि आप माइनर हैं अभी। लेकिन अभी वोट देना हो तो 20 साल का व्यक्ति मेजर है। हो गई कि नहीं हो गई, अलग अलग बातें। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम माइनर की बात करेंगे तो माइनर वर्सेस एज ऑफ मेजॉरिटी अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है या कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन से लॉ के तहत कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और वो लॉ मेजर और माइनर के लिए क्या चीज डिफाइन करता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीजें बहुत सारी बताना चाहती हूँ कि अगर एक माइनर के साथ में आप केस कर लो, एंटर कर लो कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या क्या बातें फर्क पड़ता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, अगर माइनर है एक पार्टी तो ऐसा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा, यानी एट द बिगिनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड, पूरी तरह से शून्य बन जाएगा। जैसा कि दामोदर दास, जो ये धर्मोदास घोष वाला केस लॉ हुआ है, मोरी बीबी वर्सेस वाला, ठीक है। तो ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। और दूसरी चीज, नो बेनिफिट जो होंगे वो वैलिड होंगे। अभी आपको मैंने बताया कि जो ब्रह्मदत्त था उसने 8,000 का तो रुपया दे चुका था 20,000 के अगेंस्ट में, तो 8,000 रुपए क्या उसे वापस देने पड़ते? नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि जो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक माइनर को कोई बेनिफिट हुआ है, चाहे वो पैसे के रूप में हुआ हो या सर्विस के फॉर्म में हुआ, वो सर्विसेज या वो मनी वापस नहीं लौटाई जाएगी। ये एक बात याद रखने की आपको कि माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो उसको जो बेनिफिट हो गए हैं वो सब वैलिड माने जाएंगे, जबकि कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड हो गया है लेकिन बेनिफिट वैलिड है। तो माइनर को दिया गया हर बेनिफिट, चाहे वो सर्विस फॉर्म में हो या मनी फॉर्म में हो, चाहे वो गुड्स फॉर्म में हो, वो वापस नहीं लौटाए जाएंगे। ये उसी का हक रहेगा या उसी का फायदा रहेगा जो वो माइनर है। ठीक बात है, ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए कि माइनर के साथ में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो मैंने बताया, एक तो वो वॉइड हो जाएगा एब इनिशियो यानी शुरुआत से, और एक हो जाएगा बेनिफिट जो होंगे वो उसके वैलिड माने जाएंगे। आगे की बात मैंने कहा नो रेस्टिट्यूशन। नो रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि इसको वापस से नहीं लागू किया जाएगा, यानी आप मानो कोई भी चीज की डिमांड नहीं कर सकते हो कि जो मैंने आपको जो चीज दी है वो आप वापस दो, उसका सुधार नहीं होगा। नो रेटिफिकेशन एंड नो रेस्टिट्यूशन। आगे वो ये कहता है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, मैंने बता दिया कि नो रेटिफिकेशन, कोई सुधार भी नहीं होगा। कि जैसे अभी जो धर्मोदास वाला केस था उसमें मैं आपको बता दूं कि मोहरी बीबी ने जब ये कहा कि ये तो जो मेरा बेटा है धर्मोदास वो तो मेजर था ही नहीं, तो ब्रह्मदत्त ने ये कहा ठीक है जब बना था कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं था मेजर, पर आज तो 6 महीने हो गए हैं तो वो हो गया ना मेजर, तो अब तो वो देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमेशा याद रखिए कि कोई अब सुधार नहीं होगा, सारी चीजें वो मानी जाती है जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए थे। अगर उस समय आप माइनर थे तो वो माइनर ही माना जाएगा, कोई सुधार संशोधन नहीं होगा। आगे की बात, नो एस्ट्रोपल। एस्ट्रोपल का मतलब होता है रोके जाने का अधिकार, है ना। तो ये कहता है कोई भी उसे रोक नहीं सकता, नो एस्ट्रोपल। अगर एक मान लीजिए कोई एक जो हमारा कानून है उसको ये कहता है मेजर को कि अगर आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट से ये चीज बताना चाहते हो कि आप मेजर नहीं हुए हो, माइनर हो, तो क्या उसका इस अधिकार से कोई उसे रोक सकता है? नो, नो वन कैन डिनाई
कि कोई भी उसे मना नहीं कर सकता, कानून तो खुद उसकी प्रोटेक्शन देगा और उसको ये सपोर्ट देता है कि यस यू कैन प्रूव कि आप अभी मेजर नहीं हुए हो। तो नो एस्ट्रोपल है, माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट में नो एस्ट्रोपल लागू होता है। आगे कहता है लाइबल फॉर नेसेसरीज, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है। मान लीजिए एक 17 साल का व्यक्ति, उसको ट्रेनिंग चाहिए या उसको मेडिकल केयर चाहिए या एजुकेशन चाहिए या कुछ रोटी पानी दाल या उसका रहने के लिए कमरे का किराया वगैरह वगैरह जो भी कुछ चीज़ें चाहिए, तो क्या उसे वो सुविधाएं मिलेंगी? हाँ बिल्कुल उसे वो सुविधाएं मिलेंगी, उसकी प्रॉपर्टी में से। वो पूरी प्रॉपर्टी उसे नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो उसके गार्जियन के उसमें जा रही है, प्रोटेक्शन में जा रही है, लेकिन उसको उतने अधिकार जरूर मिलेंगे जो जीवन की आम जरूरतों के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि उसे लाइबल है वो नेसेसरीज को कंप्लीट करने के लिए। आगे ये कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये खास बात है कि स्पेशली परफॉर्मेंस भी दी जाएगी। ये कहता है इसमें कि only a contract which is lawful appointed guardian has undergone on behalf of a minor can be considered as a valid contract। ये कहता है अगर एक माइनर के उस पे प्रोटेक्शन के लिए एक गार्जियन कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या वो वैलिड होगा? हाँ, वो स्पेशल परफॉर्मेंस के तहत वो बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन कर रहा है वो उसका गार्जियन है, लेकिन पार्टी एक्चुअली वो माइनर है, लेकिन गार्जियन होने की वजह से वो सब वैलिड माना जाएगा। तो ये स्पेशल परफॉर्मेंस होते हैं। अब आगे दो चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ। जैसे अगर पार्टनरशिप होती है तो आपको ध्यान होगा एक माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने ये माना है माइनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू अ वैलिड पार्टनरशिप। लेकिन एक चीज याद रखिए, वैलिड पार्टनर तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसको प्रॉफिट से हिस्सा लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता, हालांकि वो लॉस में अपना कोई जो शेयरिंग नहीं करेगा। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और पार्टनरशिप में था वो बी और सी के साथ में, और ए की डेथ हो गई। अब उनके यहाँ पे इस तरह का जो उनका कंडीशन था कि किसी की डेथ होने पर उसका बेटा उस पार्टनरशिप में ऑटोमेटिक आ जाएगा, और बेटा अगर 15 साल का ही है तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? हाँ, वो इस समय में बन सकता है, वो पार्टनर कहलाएगा नहीं, और जो फॉर्म को प्रॉफिट होगा उसमें वो उतना ही शेयर लेगा जितना उसका वो फादर लिया करता था, लेकिन लॉसेस में उसके फादर का जो शेयर था वो जो माइनर है वो नहीं लेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की है। एक और चीज, जो शेयर होल्डर की बात करें जैसे कंपनी में होता है, तो ये कहता है a minor since he is not able to contract validity cannot be issued shares। वो इशू नहीं कर सकता है शेयर्स को, ठीक है, तो जो कंपनी भी नहीं खोल सकता है वो शेयर भी इशू नहीं कर सकता है। ये तो सारी बातें हो गई हमारी कॉम्पिटेंसी में फर्स्ट पॉइंट की, जिसको हमने मेजॉरिटी वाली बात कही थी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी साउंड माइंड की, कि जो स्वस्थ मस्तिष्क किसको कहा गया है। देखिए एक बात दीजिए, स्वस्थ मस्तिष्क हम किसको कहते हैं? यानी उसका जो माइंड है वो बिल्कुल साउंड है। पागलपन अगर किसी व्यक्ति को हो उसको हम साउंड नहीं कह सकते, क्योंकि साउंड माइंड वाला व्यक्ति उसको कहा गया है जो कॉन्ट्रैक्ट करने साथ में कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझने की क्षमता रखता हो। यानी अगर मैं किसी व्यक्ति के लिए हाँ बोलता हूँ तो इस हाँ के क्या परिणाम होंगे, और अगर ना बोलता हूँ तो ना के क्या परिणाम होंगे, इस चीज की समझ अगर किसी व्यक्ति को होती है तो हम ये मानेंगे कि वो साउंड माइंड है। अब मान लेते हैं एक 30 साल का व्यक्ति है, लेकिन वो थोड़ा सा माइंड से उसका प्रॉपर बैलेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो हम यहाँ पे यही मानेंगे कि वो अनसाउंड माइंड है, क्योंकि उसे अभी नहीं पता कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट में हाँ या ना कर देगा उसके परिणाम उसके लिए मतलब उसके हित में होंगे कि उसके नुकसान में होंगे, उसे नहीं पता। और अगर किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद उसके परिणामों के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो यही माना जाएगा कि वो साउंड माइंड नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट की कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखता है। तो एक जो लुनेटिक पर्सन होता है यानी पागल व्यक्ति जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसमें मेजर होने के बावजूद भी वो केस नहीं कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, जो दिवालिया है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये हो गई है, मान लेते हैं कि आज मई 2020 में एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उस समय उसकी फाइनेंशियल पोजीशन एकदम साउंड थी, उसके माइंड की भी पोजीशन एकदम साउंड थी और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब मुद्दा ये है कि आने वाले 3 महीने बाद में अचानक से वो दिवालिया घोषित हो जाता है। अब प्रोसेस चल रहा है, अभी दिवालिया घोषित हुआ नहीं है, बैंक सारी कैलकुलेशन कर रही है, लिक्विडेशन चल रहा है और पता लगाया जा रहा है क्या ये इंसॉल्वेंट है या सॉल्वेंट है। अब ऐसे में क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने मई 2020 में किया था वो खत्म हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा? यहाँ ये कहता है जब तक कि वो इंसॉल्वेंट घोषित ना हो जाए तब तक वो सब चीज वैलिड मानी जाएगी,
इंसॉल्वेंट घोषित होने के बाद में वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकता। लेकिन अगर इंसॉल्वेंसी के पहले या इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस के ड्यूरेशन में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं तो कभी भी वैलिड माने जाएंगे, इनवैलिड नहीं बनेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसॉल्वेंसी का कब माना जाएगा। तो जब तक कि उसके पास में एक डिक्लेयर घोषित नहीं हो जाए, डिस्क्लेमर नहीं हो जाए, तब तक हम यही मानेंगे कि वो सॉल्वेंट है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात पे आती हूँ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून ने किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखता है। और ऐसे में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? देखो, एक तो होता है एलियन एनिमीज, जो हमारे देश के शत्रु हैं। वो सारे लोगों को हमारे कानून ने अयोग्य घोषित किया है, उन लोगों के साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। एक होते हैं फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स, जो विदेशी राजदूत होते हैं, या फॉरेन एम्बेसडर जो सॉवरेन होते हैं, संप्रभु लोग होते हैं। यानी आज मैं रूस के प्रेसिडेंट के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ एज अ जनरल पर्सन? आई एम नॉट अ सॉवरेन पीपल, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नो, यू आर नॉट अलाउड। सीधी सी बात है, आपको डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर रखा है कानून ने, हमारे देश के कानून ने, कि आप फॉरेन एम्बेसीज के साथ में भी नहीं कर सकते हैं और फॉरेन सॉवरेन के साथ में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते हैं अगर आप एक आम आदमी हैं तो। ठीक बात है, सरकार के साथ कर सकती है लेकिन आम व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। आगे कहते हैं कॉन्वेक्ट्स। कॉन्वेक्ट का मतलब होता है क्रिमिनल, अपराधी लोग जो होते हैं। तो जो एक व्यक्ति, हमारे देश के कानून ने किसी व्यक्ति को अगर अपराधी घोषित कर दिया, उस अपराधी व्यक्ति के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स टोटली वॉइड माने जाएंगे। ठीक बात है। ये सारी चीजें जो है, ये एक इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आपको सारी चीजों को डिटेल में बताया है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट पिलर है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, जिसको मैंने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कहा है, ये आपको क्लियर समझ में आएगा। और मैं अब अगले वीडियो में आपको कंसेंट बताऊंगी। तो आपको अगर अभी भी कोई चीज का कंफ्यूजन हो तो आप मेरे चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी पेज है, उस पर भी लाइक कर सकते हो, और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मेरे आज के टॉपिक को खत्म करती हूँ, वाइंड अप करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।